गैस यूरोप के अंदर जो है ना पॉपुलेशन का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे पॉपुलेशन की इंतहाई ज़्यादा कमी है। जितनी पॉपुलेशन आपको दिखाई दे रही है ये तकरीबन इनके मेन सिटीज़ के अंदर ही होती है। अगर आप इनके गांव वगैरह में जाएं तो वहाँ पे आपको पॉपुलेशन दिखाई नहीं देगी, बंदे दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये जो है ना यूरोप की डार्क साइड है। तो इसलिए यूरोप को जो है ना इमिग्रेशन की ज़रूरत है, स्किल इमिग्रेशन की ज़रूरत है यूरोप को। और ये जो इनका पॉपुलेशन का मसला है ये ईस्टर्न यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा है। जो ईस्टर्न यूरोप के जितने कंट्रीज़ है, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, बुदापेस्ट, हंगरी, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो यूरोप के मेजर सिटीज़ के अंदर आ गई हुई है पैसे कमाने। इनकी जो यूथ है, जिस तरह पेरिस हो गया, जर्मनी हो गया, वियना हो गया, ठीक है, लंदन हो गया, तो इनके जो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी पॉपुलेशन कम है। तो पॉपुलेशन की इंतहाई ज़्यादा यहाँ पे कमी है। दूसरा जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा पैसा कमाते जाएंगे आपके ऊपर उतना ज़्यादा टैक्स लगता जाएगा। इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा भी नहीं कमाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप उतना ज़्यादा अमीर शुमार होंगे, तो आपके ऊपर उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। दूसरा गाइस, अगर आप यहाँ पे सैरो सियाहत के लिहाज से आना चाहते हैं तो सबसे पहले ये है कि आपके सैरो सियाहत के लिहाज से आपकी हिस्ट्री हो। जो छोटे कंट्रीज़ हैं वो आपने विज़िट किए हों, जैसे मलेशिया है, थाईलैंड है, बाकू है, दुबई है, सिंगापुर है, इस तरह की कुछ आपने हिस्ट्री बनाई हो, या आप टर्की गए हो, ठीक है, तो आपकी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद आपके पास 6 माह की बैंक स्टेटमेंट हो कॉन्स्टेंट, उसमें ये शो हो रहा हो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी 6 माह में मुसलसल आपके अकाउंट में पैसे डाल रही है पूरे, और जो आपका अकाउंट है उसके अंदर कहीं और से पैसे ना आएँ, वो सिर्फ जिस कंपनी के आप एम्प्लॉई हैं उसी कंपनी से जो पैसे हैं आपके अकाउंट में आएँ और वो पैसे वहाँ पे अकमुलेट हों, वो शो हों कि इस बंदे के पास 6 माह से एक्स्ट्रा पैसे हैं। अगर ये यूरोप के अंदर आता है तो अपने आप को फाइनेंस कर सकता है, ठीक है, ये आपके पास हो। और अगर आप गल्फ से आ रहे हैं, आपके पास जो है री एंट्री हो, आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, ठीक है, कंपनी का लेटर हो, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप एम्बेसी की जो VFS सर्विस है वहाँ पे जाएं, आप जाके जमा कराएं, अपने फिंगरप्रिंट्स करवाएं और आपको तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर जो है ना शेंगन वीज़ा मिल जाएगा। तो जब आपको शेंगन वीज़ा मिल जाता है, आप किसी भी कंट्री के अंदर आएँ तो आप आके ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपकी ट्रैवलिंग बैकग्राउंड नहीं है तो फिर चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो शेंगन वीज़ा है वो रिजेक्ट हो। अब जैसे मैं आया हूँ, मैं ये 3rd टाइम आया हूँ शेंगन जोन के अंदर, तो इसलिए मेरी थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग हिस्ट्री है जिसकी वजह से वीज़ा आसानी के साथ लग जाता है। हो सकता है ये बाकी लोगों के साथ ये केस ना हो, उन्होंने जमा कराया हो लेकिन उनका रिजेक्ट हो जाए। तो उसके लिए यह है कि आप पहले छोटे कंट्रीज़ विज़िट करें, ठीक है, उनको शो करें कि आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वापस आते हैं, तो अपनी हिस्ट्री बिल्ड करने के बाद आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करें तो फिर काफ़ी चांसेस हैं कि आपको शेंगन वीज़ा मिल जाए। ये तरीका है कि अगर आपने ट्रैवलिंग के वीज़े पे आना है या सैरो सियाहत के वीज़े पे आना है। तो गाइज़, अगर आप यूरोप के अंदर एज ए टूरिस्ट वीज़े पे आना चाह रहे हैं तो 4-5 बातों का आप ख्याल रखें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके पास शेंगन वीज़ा है या आपको शेंगन वीज़ा मिल जाएगा। ये वाली जो प्लानिंग है ये 2 से 3 माह पहले शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो उसके फ़ौरन बाद जो है आप लोग अपनी फ़्लाइट बुक कर लें, होटल बुक कर लें। कुछ फ़्लाइटें ऐसी हैं जो कि आप शेंगन वीज़ा अगर आपने अप्लाई किया हुआ है उससे पहले भी आप जो है ना बुक करवा सकते हैं। जैसे टर्किश एयरलाइन है, आप टर्किश एयरलाइन पर बुक करवा सकते हैं। उसमें ये होता है कि सपोज़ करें अगर आपका वीज़ा नहीं लगा तो 7 से 8 दिन पहले अगर आप उसको विड्रॉल करते हैं तो आपको पूरी रिफ़ंडिंग हो जाती है। तो आपने फ़्लाइटें सबसे पहले बुक करनी है ताकि आपको सस्ती फ़्लाइटें मिलें। उसके बाद जो है होटलिंग, तो आपने ये देखना है कि जो भी होटल आप बुक कर रहे हैं वो ट्रेन स्टेशन के आसपास हो, ठीक है। अगर ट्रेन स्टेशन के आसपास होगा तो आप आसानी के साथ जो है आप घूम सकते हैं और आप जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन की सैर कर सकते हैं। अगर वो होटल दूर होगा तो फिर आपको ट्राम लेके आना पड़ेगा या टैक्सी लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए जो होटल भी है वो आपने एडवांस में बुक करना है और जो फ़्लाइट्स हैं वो आपने एडवांस में बुक करनी है। ये 2 चीज़ें आप एडवांस में बुक करेंगे। इसके बाद जो यूरोपियन अडाप्टर है गोल, ठीक है ना, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा कि यूरोपियन अडाप्टर कौन सा है। वो अडाप्टर आपने लाजमी साथ लेके आना है, क्योंकि वो अडाप्टर अगर नहीं होगा तो आपका मोबाइल ही चार्ज नहीं होगा, या मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आपने यूरोपियन अडाप्टर साथ लेके आना है। लेकिन जो यूरोपियन अडाप्टर है वो स्विट्ज़रलैंड और इटली के अंदर नहीं चलता। इटली का और स्विट्ज़रलैंड का मोबाइल चार्जिंग का जो अडाप्टर है वो अपना है, ठीक है। तो इन 2 कंट्री का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो अडाप्टर है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। स्विस के अंदर जो सबसे सस्ता तरीन अडाप्टर है वो 20 फ्रांक का है। अगर आप थोड़ा सा अच्छा अडाप्टर लेते हैं वो 30 से 35 फ्रांक का आपको मिलेगा। तो ये आपने अडाप्टर साथ लेके आना है और फिर जिस जगह पे आपने जाना है
उसके बारे में आप थोड़ी सी आप प्लानिंग कर लें कि आपने कहाँ पे जाना है, कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शन आपने देखनी है, उसमें क्या चीज़ देखने वाली है, क्या चीज़ नहीं देखने वाली है, उसको आपने सॉर्ट आउट करना है। और आपने ये देखना है कि आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं, तो उस लिहाज से आपने होटल बुक करना है। तो आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आप होटल बुक करेंगे। अगर आप बैचलर आ रहे हैं तो यहाँ पे हॉस्टल भी मिल जाते हैं सस्ते, 20 यूरो नाइट का आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं, 20 यूरो का आपको हॉस्टल मिल जाएगा, 10 का भी है, ठीक है, 15 का भी है, 30 का भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं, एज ए लेइए टूर पे आ रहे हैं, तो आप होटल बुक करें एक अच्छा सा, वहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रहें और इर्द गिर्द की जो अट्रैक्शन है वो आप देखें यहाँ पे। तो कम से कम अगर आप यूरोप के अंदर आ रहे हैं तो आपकी एक स्मॉल फैमिली है, तो 100 यूरो आपके पास मिनिमम आपके डे का अखराजात है, सिर्फ खाने पीने का और ये ट्राम्स वगैरह का। तो 100 यूरो आपने लेके आना। सपोज़ करें कि आप 10 दिन के लिए आ रहे हैं तो आपके पास 1000 यूरो होना ज़रूरी है, जो कि एक्सपेंडेबल हो। तो ये चीज़ है। बाकी और इसमें कौन सी चीज़ है जनाब देखने वाली। तो होटल अगर आप बुक कर रहे हैं, रेगुलर बुक कर रहे हैं, तो आपको वो डिस्काउंट भी देंगे। जैसे मैं booking.com पे होटल बुक करता हूँ, तो मेरे पास जो booking.com का है वो जीनियस लेवल 2 है। उस पर मैं जो भी होटल बुक करता हूँ तो मुझे 20% डिस्काउंट मिलता है। तो आप अगर होटल बुक कर रहे हैं उसके ऊपर मुसलसल कर रहे हैं तो वो आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 देता जाएगा। तो उससे जो आपकी बुकिंग है वो सस्ती हो जाएगी, नहीं तो बुकिंग भी आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी। तो जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपने आउट कैसे जाना है, अपने होटल कैसे जाना है। मोस्टली जो फ़्लाइट्स हैं वो नाइट की होती हैं, तो जो नाइट की जो फ़्लाइट्स हैं वहाँ से आपने अपने होटल पे जाना है। तो रात के टाइम सम टाइम वो स्केरी हो जाता है। तो आपने ये करना है, उबर आप ले लें या बोर्ड ले लें, उसका अकाउंट अपने होम कंट्री के अंदर बना के उसके अंदर क्रेडिट कार्ड डाल के फिर आपने एयरपोर्ट पे आना है। सपोज़ करें आप रात के 1 बजे आए हैं, तो आपने अपने होटल जाना है किसी नए शहर के अंदर, आपको तो नहीं पता आपने कहाँ पे जाना है, तो उस टाइम आप बोल्ट यूज़ कर सकते हैं, उबर यूज़ कर सकते हैं। तो वो सीधा आपको जो आपका होटल है वहाँ पे ड्रॉप कर देगा। आप सबसे अहम बात यह है कि वीज़ा कौन से कंट्री का आपने अप्लाई करना है, कौन सा कंट्री आपको आसानी के साथ वीज़ा देता है। तो यूरोप के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो कि आपको आसानी के साथ थोड़ा वीज़ा देते हैं। कुछ कंट्री हैं जो आपको बहुत ज़्यादा टाइट वीज़ा देते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो टाइट वीज़ा देता है वो ऑस्ट्रिया है। तो आपने ऑस्ट्रिया का वीज़ा थोड़ा अवॉइड करना है कि आप अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म वीज़ा देंगे वो। तो अगर आपको थोड़ा सा लंबा वीज़ा चाहिए है तो ट्राई करें कि आप फ्रांस का वीज़ा लें, इटली का वीज़ा लें या जर्मनी का वीज़ा लें। ये कंट्री ज़रा आसानी के साथ आपको वीज़ा दे देते हैं। So he's saying like this. Make money fast, he's saying, with legal things. Okay? और गाइस यूरोप की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा साफ़ है और आपको जॉगिंग ट्रैक बहुत ज़्यादा मिलते हैं, साइकिलिंग ट्रैक बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास अगर टाइम हो तो। खूबसूरती भी यहाँ पे है, नेचुरल खूबसूरती बहुत ज़्यादा है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ठीक है। हर जगह पे ग्रास ही ग्रास है, इनकी जितनी पहाड़ियाँ हैं दे आर फुल ऑफ ग्रास, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मौसम गर्मियों में बहुत खुशगवार होता है, ठंडा ठंडा मौसम होता है जैसे हमारा सर्दियों में होता है। और अगर आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे यूरोप के अंदर, तो पाकिस्तान में वो काफ़ी ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, वहाँ पे खुशहाल लाइफ गुजारते हैं। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, ट्राम्स चलती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो आप ऑनलाइन ट्रेन को बुक करें, जिस मर्जी सिटी के अंदर आप घूम सकते हैं। खाने की यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, हर जगह पे आपको आपके कल्चर के हिसाब से खाना नहीं मिलेगा, तो वो आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे कि जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, स्पेशली हलाल फूड। तो यार आप ज़रा बात करते हैं कि यूरोप जो है वो महंगा कितना है। ये जो ज़ूरिख स्विट्ज़रलैंड है ये दुनिया का महंगा तरीन सिटी है, महंगा तरीन कंट्री है, इंतहाई ज़्यादा महंगाई है। अगर आपने एक चाय पीनी है, खाली कड़क चाय, उसकी जो प्राइस है वो 4 फ्रांक है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा कर लें जो 1 फ्रांक है वो 5 रियाल का है,
इसी तरह अगर आपने भिंडी मसाला खाना है वो तकरीबन 29 फ्रांक है। इसी तरह अगर आपने दाल चना खानी है तो दाल चना की जो प्राइस है चना मसाला की वो जनाब 21 फ्रांक है। तो एक फ्रांक जो है वो 4.6 रियाल के इक्वल है और एक रियाल जो है तकरीबन 80 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे किस कदर महंगाई है। और जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जनाब हम टैक्सी चला के काफ़ी पैसे कमा लेते हैं, अगर तो आपके पास पूरे राइट है, यहाँ का पासपोर्ट है और टैक्सी आपकी अपनी है, फिर आप 4 से 5 हज़ार यूरो कमा सकते हैं। रेंट वगैरह उसी के अंदर आपने देना है। और अगर तो आप किसी कंपनी की टैक्सी वगैरह चलाते हैं तो उसका तरीका ये है कि अगर आप 3,000 यूरो कमाते हैं तो उसमें से जो 50% जो पैसे हैं वो टैक्सी वाली कंपनी को चले जाएंगे। बाकी आपके पास बचे 1500 यूरो। अब 1500 यूरो के अंदर आपका 5 से 600 यूरो आपका एक शेयर बेड का जो है वो रेंट जाएगा। 4 से 5 यूरो जो है 4 से 500 यूरो आपका जो है खाने का अखराजात होंगे और बाकी जो आपके पास बचेगा वो 500 यूरो ही बचेगा। तो ये तरीका है। तो जो लोग कहते हैं कि यूरोप आके हम बहुत ज़्यादा कमाई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हम लोग अमीर हो जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो आपकी पहली नस्ल होगी वो यहाँ पे आके स्ट्रगल करेगी, उसके बाद जो आपकी दूसरी नस्ल है वो थोड़ी बहुत सही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है कि आप यूरोप आके एकदम अमीर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जो हैवी ट्रेलर हैं जो कि एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, अगर उनका आपने लाइसेंस बनवाया हो तो किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आप 2500 यूरो आप कमा लेते हैं खाली सैलरी जो होती है आपकी। उसके अंदर राइश वगैरह तो आप मोस्टली जो लोग होते हैं वो ट्रक के अंदर ही सो जाते हैं, ठीक है, जहाँ में उनकी राइश होती है वहाँ सो जाते हैं, सिटी से आउट होते हैं, तो इसलिए उनको पैसे बच जाते हैं। तो सिटी के अंदर रहना ये इंतहाई ज़्यादा कॉस्टली है। कोई भी यूरोप में सिटी है, चाहे वो वियना है या स्विट्ज़रलैंड है या ज़ूरिक है या इसी तरह प्राग है, कोई भी सिटी है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो गाइस दूसरी बात यह है कि यूरोप के अंदर आने का कोई भी इलीगल तरीका नहीं है, ओनली सिर्फ लीगल तरीका है कि अगर आपने यूरोप के अंदर आना है और कोई काम करना है, वो ये है कि यहाँ का कोई बंदा है, कोई कंपनी, कोई दुकान जो है वो आपको स्पॉन्सर करे और एम्बेसी से वीज़ा लग के आप लोग आएँ, ठीक है, ताकि जब आप लोग आएँ तो आप लोग लीगल हों। जब आप लोग यहाँ पे लीगल होंगे तो आपके पास यहाँ पे राइट होंगे, आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, आपकी इंश्योरेंस भी होगी। अगर आप यहाँ पे किसी तरह से इलीगल आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ जो होटल की जो बैक साइड है वहाँ पे सिर्फ बर्तन वाश करेंगे, ठीक है। जब बर्तन वाश करेंगे तो आपके पास कोई राइट्स नहीं होंगे, ना ही आपके पास इंश्योरेंस कार्ड होगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरह की आप मेडिसिन भी नहीं ले सकते। तो अगर आप यूरोप के अंदर इलीगल आते हैं तो कोई लाइफ नहीं है आप लोगों की। तो अगर आपने आना है तो उसका एक ही तरीका है कि कोई बंदा या कोई कंपनी यहाँ से आपको स्पॉन्सर करे। स्पॉन्सर करने के बाद उसी कंट्री की जो एम्बेसी है वो आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगाए, वर्किंग वीज़ा, और उस वर्किंग वीज़े के थ्रू आप यहाँ पे आएँ तो फिर आपकी लाइफ थोड़ी बहुत आसान है और आप लोग थोड़ा बहुत बचत कर सकते हैं और पैसे भेज सकते हैं। इलीगल यहाँ पे किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इलीगल आप यहाँ पे आएंगे तो आप लोग धक्के ही खाएंगे, ठीक है। ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है लेकिन इस तरह की रियलिटी नहीं है, ठीक है। पैसे हर जगह पे खर्च होते हैं, जगह जगह पे पैसे खर्च होते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो फ्री नहीं है, ठीक है। कोई भी लोगों में इतना एहसास नहीं है कि किसी के लिए कोई हेल्प कर दे या किसी को कोई चीज़ फ्री दे दें या किसी को कोई चीज़ गाइड कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है यूरोप की, ये रियलिटी है। आप यूरोप के अंदर 5 से 6 माह इंतहाई ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉलिंग होती है, टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है। तो हर आदमी के लिए सूटेबल भी नहीं है कि आप यहाँ पे आके सर्दियों में रहें और यहाँ पे आके आप काम करें और पैसा कमाएं। तो ये इसकी रियलिटी है, ठीक है। और जो भी राइट्स हैं वो इतनी जल्दी आपको राइट्स नहीं मिलते। अगर आप इलीगल आए हैं तो 5 से 6-7 साल आपको यहाँ पे धक्के खाने पड़ेंगे। धक्के खाने के बाद आपका कार्ड बनेगा, कार्ड बनने के बाद आपके पास जो है पासपोर्ट आएगा, ठीक है। तो जब पासपोर्ट आएगा तो आप वैसे ही बूढ़े हो चुके होंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इतनी जल्दी जो है वो राइट्स नहीं मिलते यहाँ पे। तो इसलिए आप जहाँ पे हैं, जिस भी कंट्री में हैं, जिस भी हाल में आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें, तो आप उसी जगह पे, उसी कंट्री के अंदर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को आप आसान कर सकते हैं। यूरोप के अंदर सिर्फ ग्लैमर आपको नज़र आता है जो कि वो भी फेक ही है, ठीक है, वो भी बेस्ड ऑन मनी है बस। और जनाब एक तरीका ये है कि अगर आप टेक्नीशियन हैं, आप गुड इलेक्ट्रीशियन हैं, आप गुड प्लम्बर हैं, ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं या आप किसी भी किस्म के टेक्नीशियन हैं, जिस भी कंट्री आप जाना चाहते हैं उसकी लैंग्वेज का आप पहले टेस्ट दें। या इटली है, जर्मनी है, ठीक है, ऑस्ट्रिया है, जो भी कंट्री है उसकी लैंग्वेज का आप पहले उस एम्बेसी से टेस्ट पास करें। टेस्ट पास करने के बाद आप जो टेक्नीशियन का वीज़ा, मोस्टली एम्बेसी जो है वो टेक्नीशियन का वीज़ा देती हैं, ठीक है।
वो वीज़ा लेके आप यहाँ पे आएँ, फिर आप बाइज़्ज़त यहाँ पे रोज़गार कमा सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है यहाँ पे आने का। उसके अलावा यहाँ पे किसी किस्म का कोई तरीका नहीं है, छू मंतर नहीं है कि आप यहाँ पे आ जाएँ और आगे आप पैसा कमाना शुरू कर दें, जो कि क्वाइट इम्पॉसिबल है यहाँ पे। तो जनाब, सबसे अहम बात यह है कि वीज़ा कौन से कंट्री का आपने अप्लाई करना है, कौन सा कंट्री आपको आसानी के साथ वीज़ा देता है। तो यूरोप के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो कि आपको आसानी के साथ थोड़ा वीज़ा देते हैं। कुछ कंट्री हैं जो आपको बहुत ज़्यादा टाइट वीज़ा देते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो टाइट वीज़ा देता है वो ऑस्ट्रिया है। तो आपने ऑस्ट्रिया का वीज़ा थोड़ा अवॉइड करना है कि आप अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म वीज़ा देंगे वो। तो अगर आपको थोड़ा सा लंबा वीज़ा चाहिए है तो ट्राई करें कि आप फ्रांस का वीज़ा लें, इटली का वीज़ा लें या जर्मनी का वीज़ा लें। ये कंट्री ज़रा आसानी के साथ आपको वीज़ा दे देते हैं। हाँ जनाब, ऐसा भी नहीं है कि यूरोप में हर बंदा सफ़र कर रहा है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे सेट हैं, जो कि हाई एंड जॉब कर रहे हैं आईटी के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर हाई एंड जॉब्स कर रहे हैं, वो यहाँ पे सही हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, इंश्योरेंस मिली हुई है, उनको गाड़ी रखी हुई है, फैमिली रखी हुई है, तो वो लोग यहाँ पे सेट हैं। तो सेट जो आदमी है वो दुनिया के किसी भी कोने में सेट ही होता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे गल्फ़ हो। तो मतलब जो आदमी लीगली अच्छी जॉब कर रहा है वो दुनिया के किसी भी कोने में है, वो सही होगा, वो सेट होगा, खुशहाल होगा। तो स्टार्ट में तो हर किसी को स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है। लाइफ का जो फेस होता है, एक फेस होता है स्ट्रगल, उसमें आप स्ट्रगल करते हैं। दूसरे फेस के अंदर आप अर्निंग करते हैं। तो तीसरे फेस के अंदर जो आपने अर्निंग की होती है आप उसको यूज़ करते हैं, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। ये लाइफ साइकिल इसी तरह ही है। तो गैस, यहाँ पे जो इलीगल लोग आ जाते हैं, ज़ाहिर बात है उन्हें सर्वाइव करना है, कुछ ना कुछ वो काम करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फूड डिलीवरी का काम है। तो किसी एक बंदे के नाम पे वो रजिस्टर्ड होता है साइकिल या बाइक, तो उसके ऊपर वो जो इलीगल बंदा है वो ऐसे डिलीवरी कर रहा होता है, तो उसको वो हाफ़ प्राइस देते हैं, हाफ़ प्राइस वो ख़ुद रखते हैं। तो इस तरह के भी यहाँ पे काम है फूड डिलीवरी के। कुछ लोग यहाँ पे आगे करते हैं, सफ़र करते हैं, तो ये भी एक रियलिटी है। तो गाइस, फिर जो लोग यहाँ पे इलीगल होते हैं वो ज़ाहिर बात है अपने कंट्रीज़ में भी नहीं जा सकते, इंडिया पाकिस्तान, वो 10-10 साल नहीं जा सकते। जब तक कागजात नहीं बनेंगे तो वो जाएंगे कैसे? अगर वो जाएंगे तो एक्सीडेंट लग जाएगा। इसलिए लोग यहाँ पे 10-10 साल तक ऐसे सफ़र करते रहते हैं जब तक उनको पेपर नहीं मिलते। तो ये भी एक हार्श रियलिटी है यहाँ पर। तो गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत से इंडियन टूरिस्ट के ग्रुप देखे हैं और उनसे मैंने पूछा कि आपको कैसे वीज़ा मिला, कितनी आसानी के साथ मिला। तो इंडिया के अंदर मोस्टली जो टूर ऑपरेटर हैं वो सीनियर सिटीज़न का जो है ना टूर पैकेज देते हैं। तो अगर आप इंडिया से देख रहे हैं, तो अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो मोस्टली जो आपके टूर ऑपरेटर हैं वहाँ से आपको वीज़ा जो है वो आसानी के साथ मिल जाता है। 2 से 3 माह का शेंगन वीज़ा आसानी के साथ अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो वहाँ से लग जाता है। तो वो भी आप लेके यूरोप के टूर पे आ सकते हैं और यूरोप को देख सकते हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, थम्स अप एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।